Hello, officers. Welcome to UPSC Revise. Welcome to another session of the Hindu revision for 14th July. आई होप आपने आज का न्यूज़पेपर खुद से पढ़ा होगा और चलिए एक एक करके सारे टॉपिक्स को मेरे साथ एक बार रिवाइज करते हैं। तो कमिंग टू टॉपिक नंबर 1 विच इज़ रिलेटेड टू जीएस पेपर 2। सो ये टॉपिक बेसिकली बात करता है नॉमिनेशन टू राज्यसभा एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि राज्यसभा इज द सेकेंड चैम्बर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट और राज्यसभा के अंदर देयर आर बेसिकली कुछ एमपीज ऐसे होते हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं, डायरेक्ट उनकी इलेक्शंस नहीं होती। सो ये आर्टिकल जो चार नए नॉमिनेट किए गए हैं एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके बारे में बात करता है। सबसे पहले आप देखोगे, आई होप यू रिमेंबर हिम, ही इज़ द फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी दैट इज़ हर्षवर्धन श्रृंगला। इनको नॉमिनेट किया गया है एज अ एमपी। उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास इन सेकेंड पिक्चर वी हैव उज्ज्वल निकम। So this person is basically the special public prosecutor in 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स। उस वाले केस के अंदर ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे। उसके बाद वी हैव अ बीजेपी लीडर फ्रॉम केरला एंड वी ऑल्सो हैव अ दिल्ली बेस्ड हिस्टोरियन दैट इज़ मीनाक्षी जैन। तो इन चारों को राज्यसभा एमपी नॉमिनेट किया गया है और 4 वैकेंसीज खाली थी, इसलिए 4 लोगों को ही नॉमिनेट किया गया है। सो राज्यसभा के अंदर टोटल स्ट्रेंथ सबको पता है दैट इज़ 245 जो कि फिक्स्ड है। अब इस 245 में से 12 आर नॉमिनेटेड एंड ओनली 233 आर इलेक्टेड जब कि इलेक्शंस होते हैं। सो जो नॉमिनेशन है कौन कर सकता है नॉमिनेट इनको, दैट इज़ गिवन इन आर्टिकल 80 क्लॉज 1 क्लॉज ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच एम्पावर्स द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू नॉमिनेट मेंबर्स टू द राज्यसभा। ये आपको याद रखना है, प्रेजिडेंट has the power given by Article 80 Clause 1 Clause A of the Indian Constitution to nominate members to the Rajya Sabha. The eligibility criteria for nomination क्या होना चाहिए? So they must be a eminent personality. They should have a special knowledge or practical experience in the field of literature, science, art, social service. और याद रखिएगा this list is not exhaustive. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 4-5 एरियाज़ के ही अंदर अगर आपने काम किया है तो ही आप नॉमिनेट हो सकते हो। देयर कैन बी एन वेरियस अदर सब्जेक्ट्स एंड अदर टॉपिक्स एज वेल, जहाँ पे जिस फील्ड के अंदर आपने काम किया है और वहाँ से भी आप हो सकते हो। और जो ये लिस्ट है वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्रिएट करता है। प्रोसेस के अंदर हम आते हैं, अभी प्रोसेस की बात करते हैं। तो जैसे मैंने बोला प्रोसेस, सो इट इज़ डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशली द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो आपको याद रखना है पॉइंट। सो दे बेसिकली प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ नेम्स। उसके बाद उन जो नाम है उसको बाकी मिनिस्ट्रीज भी रेकमेंड कर सकती है, बट मेजरली इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय दी होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और फिर पीएमओ ऑफिस में जाती है वो लिस्ट। पीएमओ और द कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स दे प्ले अ की रोल इन दी सिलेक्शन प्रोसेस। स्क्रूटनी वगैरह जो भी करनी है, हिस्ट्री वगैरह जाननी है कैंडिडेट की, वो सारा इस स्टेज पे होता है। उसके बाद अप्रूवल के लिए भेज दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। उसके बाद एक फॉर्मल नॉमिनेशन होती है जहाँ पे प्रेसिडेंट नोटिस इशू करता है, नोटिफिकेशन के साथ ऑफिशियल नॉमिनेटिंग हो जाती है इंडिविजुअल्स की इन दी राज्यसभा। ठीक है, क्या बात की हमने अभी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास लिस्ट जाएगी। उसके बाद पीएमओ और कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये याद रखना है, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होता है। फिर लिस्ट भेज दी जाती है प्रेसिडेंट के पास और फिर प्रेसिडेंट वहाँ से नोटिफिकेशन इशू करके जैसे ये 4 लोगों को जो है वो सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। और टेन्योर राइट्स की अगर बात करें, ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं क्या इनके राइट्स अलग होते हैं जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं? द आंसर इज नो। राइट्स वगैरह, प्रिविलेजेस वगैरह सब कुछ सेम होती है। दे आर जस्ट ऑर्डिनरी एमपी। ये वही एमपी हैं जो हमारे इलेक्टेड एमपी होते हैं, सेम सब कुछ सेम मिलता है इनको भी। तो द नॉमिनेटेड मेंबर्स दे सर्व फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स, ये सबको पता होनी चाहिए। लोकसभा का जो टेन्योर है वो 5 ईयर्स का रहता है, बट राज्यसभा का 6 ईयर्स का टेन्योर रहता है। और राज्यसभा की एक और बात पता होनी चाहिए कि राज्यसभा जो हाउस है ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, हाफ करके ये 1/4 करके बेसिकली साल के अंदर 4 बार इनके जो मेंबर्स हैं, जो एमपीज हैं, ये रिटायर्ड होते हैं। ठीक है, ये डिसॉल्व होते हैं, पर 1/4 करके पूरा का पूरा हाउस कभी डिसॉल्व नहीं होता लोकसभा की तरह। एंड दे ऑल्सो enjoy all privileges of Rajya Sabha MP including the right to speak as well as vote. However, they cannot vote in the election of President of India. ये याद रखना है, बिकॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के अंदर इलेक्टेड जो होते हैं
MPs MLAs उनका ही कलीजियम बनता है और बाकी लोगों को नहीं ऐड किया जाता। एंड बट दे कैन वोट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको बेसिकली याद रखने हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड राज्यसभा MPs दे आर नॉट अलाउड टू वोट, बट इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट दे आर अलाउड टू वोट। और याद रखेंगे द प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है देन दे आर नॉट अलाउड टू वोट, बट इन केस ऑफ प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट, जब प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है तब जो है इनको वोटिंग पावर रहती है। A nominated member can join political party within the 6 month of the nomination। तो 6 महीने का जो है वो टाइम दिया जाएगा। अगर कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर को कोई भी पार्टी ज्वाइन करनी है, उनको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर ही उनको ज्वाइन करनी है। और अगर वो 6 महीने के अंदर किसी को भी ज्वाइन नहीं करते हैं देन दे विल बी ट्रीटेड एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अगर 6 महीने के बाद लेट्स से वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करना चाहेंगे या करेंगे तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अंडर शेड्यूल 10, दैट इज द एंटी डिफेक्शन लॉ। ये भी आपको याद रखना है। अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, शेड्यूल 10 के अंडर आता है वो। और कोई भी अगर नॉमिनेटेड MP जो कि नॉमिनेशन के द्वारा आया है और वो एक कोई भी पार्टी ज्वाइन करता है आफ्टर द पीरियड ऑफ 6 months, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। नाउ मूविंग ऑन टू टॉपिक नंबर 2, दैट इज रिलेटेड टू GS पेपर 3। तो दिस टॉपिक इज अबाउट द डोम टाइप कैमरास। ठीक है, जो कि 74,000 इंडियन रेलवे कोचेस के अंदर जो है इंस्टॉल किए जाएंगे। सो कैमरास और उसके टाइप्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज स्पेसिफिकली डोम टाइप कैमराज आर मेंशन्ड इन द न्यूज़। सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 टाइप के कैमरा सिस्टम्स होते हैं। एक होता है PTZ कैमरा, एक होता है बुलेट कैमरा, एक होता है डोम कैमरा। PTZ कैमरा क्या है, फ्लेक्सिबल रहता है, लार्ज कवरेज रहती है, रिमोट कंट्रोल रहता है। ये आप देखेंगे हमारे ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स पर, रेलवे ट्रैक्स पर, ठीक है, ब्रिजेस पर, यहाँ वहाँ पे इन कैमरेज की इंस्टॉलेशन होती है। दे आर द PTZ कैमरा। देन वी हैव अ बुलेट कैमरा। इनकी इंस्टॉलेशन मॉल्स में, मंदिरों में, हमारे घरों में, ठीक है, यहाँ पे इनकी इंस्टॉलेशन होती है। दीस आर दी बुलेट कैमरास, आउटडोर, वेदर रजिस्टर्ड एंड और लॉन्ग रेंज। देन वी हैव अ डोम टाइप कैमरा। ठीक है, इनकी इंस्टॉलेशन जनरली इंडोर की जाती है। अगर इंडोर अगर आपको कवर करना है तो वहाँ पे की जाती है। तो इंडोर दे आर ऑफ वाइड एंगल एंड दे कैन बी अ टेम्पर रेजिस्टेंट एज वेल। ठीक है, वाइड एंगल होता है, वाइड व्यू होता है और मोशन सेंसर्स भी होते हैं इन कैमरास के अंदर। तो आर्टिकल में वही बात की गई है कि ईच रेलवे कोच विल बी कवर्ड बाय 4 डोम टाइप CCTV कैमरास विद 2 ऑफ देम प्लेस्ड इन ईच एंट्रेंस वे। तो जो एंट्रेंस होती है हर एक कोच की, आप देखोगे ये कोच है तो ये पूरी कोच है, कोच की यहाँ से 2 एंट्रेंस होती हैं। तो एक कैमरा यहाँ पे लगेगा लेट्स से और एक कैमरा दूसरे वाली साइड पे लगेगा। तो टोटल ऐसे ही एक बड़ी कोच अगर आप पे देखिए तो इसकी टोटल 4 एंट्रेंस होती है। ठीक है, तो हर एक कोच के अंदर यहाँ पे 4 कैमरास का सेटअप है जो किया जाएगा, वो इस आर्टिकल के अंदर बोला गया है। दैट इज अ स्टेप टेकन बाय द इंडियन रेलवेज। सो डोम कैमरा जो अभी इंस्टॉल हो रहे हैं उसके फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले द डिजाइन ऑफ दिस डोम कैमरा, इट इज स्लीक डोम शेप्ड केसिंग फॉर डिस्क्रीट सर्वेलेंस। ठीक है, डोम शेप केसिंग रहती है ताकि जो सर्वेलेंस है वो डिस्क्रीट हो। एस्थेटिक्स पे ध्यान दिया जाता है इसके अंदर। 360 डिग्री कवरेज होती है बिकॉज ये डोम शेप्ड है। ठीक है, कहीं पे भी कहीं किस हर एक एंगल डोम शेप्ड है तो 360 डिग्री हर एक एंगल से ये जो पिक्चर्स है वो ले सकता है, वीडियो जो वो रिकॉर्ड कर सकता है। देन द फीचर इज द ड्यूरेबिलिटी एंड इट ऑल्सो हैव अ नाइट विजन, दैट इज इंफ्रारेड कैपेबिलिटी फॉर इफेक्टिव लो लाइट मॉनिटरिंग एंड इट ऑल्सो हैज ए PTZ मतलब कि पैन टिल्ट जूम। ठीक है, PTZ इसमें भी होता है। पैन टिल्ट जूम का मतलब क्या है कि इस कैमरे की रेंज रहती है कि आप कितना इसको जूम कर पाएँ और ये ऐसे घूम भी जाएगा अपने एक्सिस पे। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में अपने एक्सिस पे ये घूम भी जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ PTZ, दैट इज द पैन टिल्ट एंड जूम। ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर वाइडर रेंज कवरेज एज वेल। सो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू डोम कैमरा फीचर्स। आई होप समझ में आया होगा आपको। नाउ मूविंग ऑन टॉपिक नंबर 3 which is related to the SIR, that is स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो कि बिहार के अंदर कंडक्ट की जा रही है। एज वी ऑल नो, इस चैनल पे भी काफ़ी बार डिस्कस हुआ है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे हैव इनिशिएटेड अ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, दैट इज SIR ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन बिहार। तो सबको पता है सेक्शन 19 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट रिक्वायर दैट अ पर्सन जो है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना चाहिए अगर उसको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के
इलेक्टोरल रोल के अंदर अपना नाम शामिल करना है तो। और सेक्शन 20 है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, वो डेफिनेशन देता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कि क्या होते हैं वो, और उस पर साफ साफ ये बात लिखी हुई है और आर्टिकल में भी ये कोट किया गया है कि इट स्पेसिफाइज दैट ए पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ए ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली बिकॉज ही और शी ओन्स और पोजेसेस अ हाउस और ड्वेलिंग देयर। तो आर्टिकल 20 बेसिकली ये कह रहा है कि अगर आपका घर है वहाँ पे किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अगर आपका घर है तो वो घर प्रूफ नहीं है कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो यहाँ पे। ये आर्टिकल 20 के अंदर लिखा गया है। और आर्टिकल 20 के अंदर और क्या मेंशन है कि जो मेंबर आर्म्ड फोर्सेस के जो मेंबर्स हैं या जो गवर्नमेंट सर्विस के अंदर काम करते हैं, जो CISF CRPF के जवान हैं या ऑफिसर्स हैं, अगर वो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बिलोंग करते हैं तो दे आर स्टिल बी कंसिडर्ड एज अ रेजिडेंट एज देयर ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बिकॉज क्योंकि वो टेम्परेरी यहाँ से मूव किए हैं बिकॉज ऑफ देयर जॉब और मेडिकल एमरजेंसी। सो उस केस के अंदर वो अपने इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट करेंगे, ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू, डिजिटल वोट के थ्रू उनको मौका दिया जाएगा वोट करने के लिए। दैट इज ऑल्सो मैंशन इन आर्ट सेक्शन 20 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। और 20A जो है, सेक्शन 20A, ये अमेंडमेंट करके डाला गया था 2010 में, और ये बोलता है कि इवन एनआरआईज को भी मौका दिया जाएगा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट करने का। बट अगर कोई माइग्रेंट वर्कर है, अगर किसी काम से माइग्रेट वर्कर अगर अपनी जगह को, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ के कहीं और किसी दूसरी स्टेट पे गया है काम करने के लिए, उस केस के अंदर हम उसको नहीं मानेंगे एज एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सो ये सवाल उठते हैं इस सेक्शन को लेके, जिसके बारे में कोर्ट में अभी अपील चल रही है, कोर्ट का फैसला आएगा और उसी सब सवालों के बारे में इस आर्टिकल के अंदर भी डिस्कस किया गया है। सो अब अभी इशू क्या हो रहा है, पोटेंशियल इशू क्या हो रहा है कि ये क्यों किया जा रहा है। तो बेसिकली इसका राशनल जो है, राशनल इसका ये है कि देयर विल बी ए रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबिलिटी। अगर हम जहाँ से बिलोंग करते हैं और हम वहीं के लोग अगर वोट करेंगे, उधर से किसी एक को चुनेंगे, तो इट विल प्रिजर्व दी representative accountability of that particular constituency. That is the rationale given in this article. और यहाँ पे केस भी कोट किया गया है, दैट इज द मनमोहन सिंह केस ऑफ 1999, जहाँ पे ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी बोली थी। जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उसकी डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी और ये बताया था कि अगर कोई हैबिचुअल रेजिडेंट है वहाँ का, अगर वो वहाँ पे परमानेंट है कैरेक्टर के अंदर, परमानेंट रह रहा है वहाँ पे, टेम्परेरी बेसिस पे नहीं है, तो उस केस के अंदर वो परमानेंट वहाँ रहता भी है और उसकी इंटेंशन भी है वहाँ पे वो परमानेंटली रहे। सो इन दैट केस उसको हम मानेंगे कि भाई ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है वहाँ का। और जो जहाँ पे वो रहता है, अ रीजनेबल मैन मस्ट एक्सेप्ट हिम और हर एज अ रेजिडेंट ऑफ दैट प्लेस। मतलब जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी मानने चाहिए कि हाँ भाई ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये यहाँ पे रहता है परमानेंटली, और हम भी इसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई हमारे यहाँ मोहल्ले में, शहर में यहाँ पे रहता है। तो दिस इज़ अ डेफिनेशन जो मनमोहन सिंह केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने देने की कोशिश की थी। इशू क्या आ रहा है अभी, प्रेजेंट इशू जैसे मैंने आपको बताया, इशू आ रहा है माइग्रेंट लेबर्स का। द पीरियोडिक लेबर फोर्स जो सर्वे है 2020-2021 का, वो ये एस्टिमेट बताता है कि 11% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज माइग्रेटेड ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इशू। अब सबको पता है बिहार स्पेशली इज़ वेरी नोन फॉर इट्स माइग्रेशन, बिकॉज जितने भी वर्कर्स होते हैं वो ज़्यादातर बिहार, यूपी, बिहार से ज़्यादा आते हैं और पूरे इंडिया के अंदर फैले हुए हैं। तो उस केस में जो एक्चुअल लोकल्स हैं बिहार के उनको दिक्कत आ रही है, बिकॉज अब उनको बोला गया है कि भाई तुम ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं हो तो तुम्हारा इलेक्टोरल रोल के अंदर नाम नहीं आएगा इस रिवीजन के अंदर। तो उस केस के अंदर उनको दिक्कत आ रही है। तो अगर ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा ही कंटिन्यू करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, देयर विल बी ए इशू ऑफ डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। ठीक है, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब क्या है, लेमैन लैंग्वेज में, ना घर का ना घाट का। मतलब जहाँ पे उसका घर है, जो उसका नेटिव घर है जहाँ पे वो रहता है, उधर पे उसको ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। और जहाँ पे वो माइग्रेट हुआ है काम करने के लिए, सपोज यहाँ पे रहता था प्लेस ए में और बी पे वो माइग्रेट हुआ है, यहाँ पे तो उसको वैसे ही नहीं कॉन्स्टिट्यूएंसी का मानेंगे, बिकॉज बोलेंगे भाई तुम यहाँ पे ड्वेल कर रहे हो इन अ टेम्परेरी बेसिस।
और टॉपिक नंबर 4, यहाँ पे हम बेसिकली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो ट्राइब्स है उनके बारे में हमें बात करनी है, बिकॉज न्यूज़ में था। इट इज़ रिलेटेड टू सेंसस। आर्टिकल में ये बोला गया है कि इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि दे हैव द रिसोर्सेज एंड द एक्सेसिबिलिटी, ताकि वो इन ट्राइब्स तक पहुंचे और इनको भी हिस्सा बनाए हमारे पॉपुलेशन ड्राइव का। सो दे आर बेसिकली फोर ट्राइब्स इन अंडमान आइलैंड. One is the Great Andamanese, other one is the Onges, we have the Jarvas and we have the Sentinelese. जो ग्रेट अंडमान्स है ये लार्ज ट्राइब्स है इस एरिया की, बट दे बेसिकली नाउ रिड्यूस टू अ स्मॉल कम्युनिटी एंड दे लिव ऑन अ स्ट्रेट आइलैंड. एंड वी हैव दी ऑनगेस, ये लिटिल अंडमान में रहते हैं. ये ट्राइब्स सेमी नोमैडिक इन नेचर है, दे डिपेंडेड ऑन फॉरेस्ट एंड मरीन लाइफस्टाइल. जरवास के अगर हम बात करें, सो दे लिव इन साउथ एंड मिडिल अंडमान फॉरेस्ट. एंड सेंटिनलीज की अगर हम बात करें, सो दे बेसिकली लिव ऑन द नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड. दे आर कंप्लीटली आइसोलेटेड. सो इन 4 ट्राइब्स में थे ग्रेट एंडमीज और जैसे जरवास का, तो फिर भी दे आर नॉट दैट मच आइसोलेटेड. बट सेंटिनलीज की अगर हम बात करें, सो दे आर आइसोलेटेड कंप्लीटली. और अंडमान निकोबार प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स रेगुलेशन के अंदर नॉर्मल लोगों की कोई मतलब उनको परमिशन ही नहीं है कि वो इस एरिया के आसपास भी कहीं जा सके. तो सेंट्रल के बारे में आपको बात याद रखनी है. They are completely isolated and reject all type of contact, and they have a protection by law as well, जो है प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स रेगुलेशन ऑफ 1956. अब हम निकोबार आइलैंड की ट्राइब्स के बारे में बात करेंगे. 2 टाइप की ट्राइब्स है, एक है शोपमैन्स, एक है निकोबारीज. तो शोपमैन्स जो है दे लिव इन द ग्रेट निकोबार आइलैंड. वो भी सेमी नोमैडिक है. दे आल्सो डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट रिसोर्सेज. निकोबारीज की अगर हम बात करें, सो दीस आर द मोस्ट पॉपुलर ट्राइब. ठीक है, दे लिव इन विलेजेस, दे स्पीक निकोबारीज, दे एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड फिशिंग. तो बेसिकली 6 ट्राइब्स के बारे में हमको याद रखना है. ग्रेट एंडमानीज, ऑनजेस, जरवाहस, सेंटिनलीज. सेंटिनलीज जो ट्राइब्स है वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है एंड दे रिजेक्ट ऑल कॉन्टैक्ट. निकोबार की बात करें, वी हैव दी शोपमैन्स एंड वी हैव दी निकोबारीज. ये 4 ट्राइब्स थी, ये न्यूज में थी. ये आपको याद रखना पड़ेगा. तो दैट्स इट फॉर टुडे. यही कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो आज न्यूज में थे. इसके अलावा जो भी आर्टिकल्स थे, आइदर देवर मैंने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, या बेसिकली देवर टू पॉलिटिकल इन नेचर, जिसके बारे में यूपीएससी से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. इसलिए मैं वही आर्टिकल्स पिक करता हूँ जो कि आपके एग्जाम के रेलिवेंट हो. आप देखोगे कि आप काफ़ी कम आर्टिकल आते हैं. तो उसका रीज़न यही है कि 4 से 5 या मैक्सिमम 6 टॉपिक्स ही हैं जो मैं कवर करता हूँ. रीज़न भी, सबसे पहली बात, मैं एडिटोरियल पेज कवर नहीं करता. अगर कोई बहुत ही अच्छा आर्टिकल आ गया, एडिटोरियल आ गया है जिससे प्रीलिम्स का क्वेश्चन या मेंस का क्वेश्चन कुछ बन सकता है, तो मैं वो जनरली कवर करता हूँ. और इसलिए जो है वो टॉपिक्स जो है मेरे इस वीडियो में कम रहते हैं. एंड दिस वीडियो इज बेसिकली डेडिकेटेड फॉर रिविजन पर्पसेस. आप एक बार अगर न्यूज़पेपर पढ़ के आएंगे, देन यू विल फाइंड इट वेरी कन्वीनियंट टू रिवाइज इट विद मी. और रात को सोने से पहले इसको एक बार जरूर देखना, एक बार रिवाइज करके जरूर सोना, ताकि मेमोरी जो है वो आपकी थोड़ी सी जॉब होगी. और आप जब अगले दिन सुबह उठेंगे, आपको मिनिमम 50-60% जो कंटेंट है वो आपको याद रहेगा. एंड ट्रस्ट मी, दैट इज गुड इनफ. 50 से 60% कंटेंट अगर आप दिन के अंदर कंज्यूम कर पा रहे हो, अगले दिन आप उसको रिकॉल कर पा रहे हो, वीकली और मंथली रिवीजन करोगे आप, तो यू कैन इजीली रिकॉल, एक्टिव रिकॉल आप कर पाओगे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. So that's it for today. I will see you in the next video.